ओके देखो यार, थर्ड ईयर चालू हो चुका है, ठीक है। ये फील तब आना शुरू होता है जब आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम हो जाता है ना। अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं, एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने के बाद में वी रियली फील ओके नाउ वी आर इन थर्ड ईयर। दैट्स हाउ इट शुड बी। थोड़ा सा आपका डिले हो गया, बाकी के फोर्थ ईयर का एग्जाम काफी टाइम पे हो गया। आई मीन द पीपल हु आर इन फोर्थ ईयर, उनको इनफ टाइम मिल गया, उनके 2 हफ्ते से लेक्चर चल रहे हैं, तो दे आर नाउ काइंड ऑफ इनटू कंप्लीटली फोर्थ ईयर मोड। नाउ यू गाइज हु आर इन थर्ड ईयर, आप लोगों के लिए चीजें अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं थी, लेकिन अब हो जाएंगी। देखो यार, दो नाव पे एक साथ पैर नहीं रखा जा सकता, दो नाव पे एक साथ पैर नहीं रखा जा सकता, और सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर को एक साथ लेके नहीं जा सकता, ये तरीका सही नहीं है। तो हमें भले ही कॉलेज में सिलेबस रन करना शुरू कर दिया जाता है, बट फिर भी आई वेटेड पेशेंटली कि कोई बात नहीं, बच्चों का पहले सेकेंड ईयर हो जान दो पूरी तरह से, उसे वो एकदम साइड में किनारा कर दें, और फिर अपन थर्ड ईयर की बात करेंगे। आज का पर्पस क्या है? आज का पर्पस है हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या करना है, थर्ड ईयर कैसे गुजारना है, फोर्थ ईयर में क्या करना है, एंड माइंडसेट कैसा प्रिपेयर करना है। इंजीनियरिंग हमने कोई ऐसे ही कोई डिग्री कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, वी वांटेड टू हैव ए गुड फ्यूचर, सक्सेसफुल करियर, इसलिए हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे रोड मैप होगा, लेकिन हमें यह पता है कि यहां जाने के बाद में हमारा लाइफ अच्छा होगा, यही सोच के हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन कोविड के कारण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण हमने बहुत कुछ लूज किया है इस साल, पिछले 1.5-2 साल में हमने बहुत कुछ लूज किया है। ओके, ये शुरुआत में लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा था, अब रियलाइज होना शुरू हो गया कि ओके हम कहीं ना कहीं पढ़ाई में बहुत लैक हो रहे हैं। बच्चा लोग, तुमको एक बात बताता हूं, व्हेन यू विल बी इन योर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू में रहोगे ना, तो इंटरव्यू में पहले भी 70% वाला बच्चा भी बैठता था, 50% वाला भी बैठता था। मार्क्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचाते हैं, मार्क्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचाते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो, लेकिन इंटरव्यू आप अपने नॉलेज से क्रैक करते हैं। आपके दिमाग में कितना नॉलेज है, आपके दिमाग में कितना कंटेंट है, उसके बल पे ही आप अपने इंटरव्यूज क्रैक करेंगे। जो बीता है अभी तक, कभी रिग्रेट मत करो कि हमने लूज किया है, हमारा कुछ नुकसान हुआ है। रियलाइजेशन नहीं है तो हो जाना बहुत जरूरी है कि यहां से शुरू करना है। गाइस, लर्निंग एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए लागू होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हमारे स्टेज पे भी, मतलब आपका जब भी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको समझेगा कि ओके एट दिस स्टेज आई नीड टू लर्न समथिंग रियली मोर, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी से थर्ड ईयर से आपको क्या करना चाहिए, इस पे डिस्कशन करने के लिए आज हम आए हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली क्या करेंगे हम, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत, देखो ना, मेजॉरिटी ऑफ यूर कंफर्टेबल, अभी वो पिछले साल क्या वो सेमेस्टर वाली बात नहीं है कि चेक करने वाला है, चल देखते हैं क्या चल रहा है। अभी आप में से मेरे ख्याल से जितने भी लोग आए हैं, आई कैन सी ऑल द नेम्स। ओके ओके, ठीक है। हाँ, आई हैव नोटिस्ड एवरीवन ऑफ यू कि आप लोग रेगुलर आते हो, एंड एक नाम रेडमी, पहले भी रेडमी के नाम से थे, पता नहीं कौन है, बट यस, कहीं ना कहीं आप सब मुझे जानते हो। अभी बच्चा लोग, इतना टफ टाइम रहा है, ओके, लोगों के अर्निंग पे इश्यूज हुए हैं, बट आपको एक सच बताता हूं, मार्केट में कितने भी लोगों का काम खराब हुआ हो, मेरी नैया बहुत अच्छे से पार हुई है, मैंने बहुत अच्छे से सेल किया है, और मैंने कुछ अलग नहीं किया है, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं किया है, कोई अलग से जाके आउट ऑफ द वे काम नहीं किया है, सिर्फ एक ही चीज मेंटेन किया है, कंसिस्टेंसी एंड नॉलेज को डिफरेंट तरीके से या बेटर तरीके से पोर करना बच्चों के दिमाग में, यही मेरे लिए काम करता आया है। तो मुझे दूसरा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, एंड अभी तक वही चल रहा है। पिछले 1.5 साल में मेरे लिए तो बल्कि ऐसा हो गया है कि मैंने ब्रेक कम लिया है, जितना ब्रेक मैं पहले लेता था रेगुलर बैचेस में ऑफलाइन में, इसमें ब्रेक कम लिया है, बिकॉज चीज अलग है, समय अलग है, एग्जाम का पैटर्न ही नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, 6 महीने में 4.5 महीने पढ़ाते थे, 1.5 महीने छुट्टी बनाते थे। अब मैंने एक एक सेमेस्टर 6 महीने से भी ज्यादा पढ़ाया है, कंटेंट को मॉड्यूलेट करना पड़ता है,
शुरुआत में जो आपका मोमेंटम होता है, बाद में आपका जो मोमेंटम होता है, उसको समझना पड़ता है एंड उसके साथ आपके साथ में डील करना पड़ता है। इट इज नेवर अबाउट द कंटेंट, इट इज अबाउट द कंटेंट की अहमियत एंड तुम्हारी तैयारी, उसके हिसाब से चीजें आपके दिमाग में डालनी पड़ती है। ये चीज मेरा काम है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है अभी आपको आगे आने वाला फ्यूचर देखना है एंड आपको बहकाने वाले, आपको गलत बातें या गलत डायरेक्शन देने वाले कोई कमी नहीं है। ये कर ले, ये कोर्स कर ले, उसको जॉब लग रहा वो कर ले। इंजीनियरिंग तक हमने बहुत डायरेक्शन लिया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था आज के दिन में कि आज से आप डिसाइड करो कि आप डिसाइड करना है कि आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। अपनी पोटेंशियल को समझना है और अगर पोटेंशियल नहीं समझ में आता है तो खुद को आंकना है। आंकने का मतलब होता है चेक करना है। तो आपको यह देखना है कि आप क्या कर सकते हो, आपका क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा, उन सब को समझना है। आधा ज्ञान बहुत बेकार होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और उलझी हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें आपका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, थर्ड ईयर में आपका जो कॉलेज चालू कर दिया गया है, आर दे टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट एग्जाम्स या फिर कॉलेज चालू करने के बारे में कोई भी बातचीत कर रहे हैं क्या? कोई भी कॉलेज में, किसी कॉलेज में चर्चा हुई कि कॉलेज में बुलाने वाले? हाँ सर, डीवाई में हुई। डीवाई में हुई है, ओके। आपको पता रहेगा कि इस संडे से चीजें और ईज आउट कर दे रहे हैं ना। आई थिंक पिछले संडे से कर दिया है, चीजें बहुत ईज आउट कर दिया, मार्केट पूरी तरह से ओपन कर दिया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओपन लाइक द वे इट वाज ओपन इन द मंथ ऑफ फरवरी, है ना? और क्लासेस? अच्छा, क्लासेस का ऐसा है, क्लासेस में मास आती है, ओके। कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस में इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 50% का स्ट्रेंथ या मिनिमम स्ट्रेंथ, एंड कई लोग अपने घर पे जाके बैठे हुए, दे डोंट वांट टू ट्रैवल। तो हमारे लिए चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम दो एक इंसान क्या क्या करे, कैसे करे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ऑफलाइन तब बुला सकता हूं जो आपका कॉलेज ऑफलाइन बुलाए। जिस दिन आपका कॉलेज ऑफलाइन रहेगा, आपका ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन भी रहेगा। लेकिन जब तक ऑफलाइन चालू नहीं होगा, आई कैन नॉट स्टार्ट, दैट इज वेरी क्लियर, बिकॉज इतना उलझन में फिर मेरा कंटेंट खराब हो जाएगा। तो हम पहले कंटेंट और फिर आगे के बारे में भी बात करना चाहते हैं, ठीक है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉलेज क्या करेगा, कैसे करेगा, इस पे बहुत बात कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, और कुछ कारण है क्यों नहीं है, इन सब पे फोकस ही मत रखो। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। सबसे बेस्ट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसके बारे में मत सोचो। अगर वो बदलेगा तो हम उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। हमारे कंट्रोल में यह है कि अभी से 15 अगस्त खत्म करेंगे, 16 अगस्त से किस तरह से पढ़ाई करना है। आपको अभी साइकोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए। आपकी साइकोलॉजी क्या होती है चलो, कि जैसे हमें पता है कि इट इज सो इजी टू सिंपली जस्ट सिट इन द लेक्चर एंड स्टिल वी काइंड ऑफ लैक द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंटेंट। कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, नोट्स पूरे नहीं बन पाते हैं, अफसोस होता है यार नोट्स बनाना चाहिए था यार, नोट्स बना। कई लोग स्क्रीनशॉट के भरोसे हो जाते हैं। कई चीज में आपने शुरुआत तो की थी लेकिन आलस किया था, लेकिन ये फिर आपको मौका मिला है सेमेस्टर के शुरुआत से कि आप यहां से अच्छा नोट्स बनाओ, अच्छे कंटेंट तैयार करो। एग्जाम्स क्या क्या है, करियर क्या क्या ऑप्शंस है, उन्हें एक्सप्लोर करो। थर्ड ईयर में आपका काम है एक्सप्लोर करना। थर्ड ईयर विल बी कंप्लीटली अबाउट एक्सप्लोरिंग योर करियर पोटेंशियल, एंड फोर्थ ईयर विल बी जहां पे आपने डिसाइड क्या रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? जॉब, PSUs वाले जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ME MTech, MS फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, MBA, या फिर UPSC की लाइन में, UPSC की तैयारी। अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको देखना आप क्या कर सकते हो, क्या चलता है, आपको क्या पसंद आएगा, उसके हिसाब से आपको चीजें भी एनालिसिस करना शुरू करना चाहिए। कोई भी फील्ड खराब नहीं है। एक ही फील्ड में दो बंदे, एक ही फील्ड में दो बंदे अलग अलग तरह के लाइफ जीते हैं बच्चों।
आज कहते हैं लोग आईटी कंपनी में सैलरी मिलती है, लेकिन आप अगर 2 लोगों को भी साथ में ले लो और वो 2 लोग भी आईटी कंपनी में अगर हैं, तो यू विल फाइंड बोथ ऑफ देम आर नॉट हैविंग एग्जैक्टली सेम लाइफ. So don't judge only because somebody else is saying. People will have good life only if they want to live that life to the fullest. अपने हिसाब से एफर्ट डालने की तैयारी होनी चाहिए. एक और नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहे लोग, मैकेनिकल में स्कोप नहीं का. गलत बात है ये, एकदम गलत बात है ये. नेगेटिविटी अगर है किसी के दिमाग में तो इट इज लाइक यू आर डाउटिंग योरसेल्फ. आई एम नॉट सेइंग कि मैकेनिकल को स्टिक करो, इसी में करियर ढूंढो आगे, नहीं, बट इस पे फेथ ना रखना, ये गलत फहमी में आप. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, और मैन्युफैक्चरिंग जितने कंट्री में शुरू होते हैं उतना कंट्री ग्रो करता है. चाइना का ग्रोथ का कारण क्या है? उनका मैन्युफैक्चरिंग. हमारा कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है, हमारे यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुलेंगे. और जब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खुलते हैं तो उनके वेंडर्स भी आते हैं, और जब उनके वेंडर्स आते हैं तो छोटे छोटे लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करते हैं. बहुत सारे स्कोप है. कई लोग सिर्फ जॉब को ही सपना बना के अपने आप को पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश में है. अगर आपका सपना ही सिर्फ जॉब है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं है. लेकिन बच्चा लोग, देयर इज ऑलवेज बियॉन्ड जॉब. मैकेनिकल बंदा जॉब के बियॉन्ड बहुत सक्सेस करता है. पुणे बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. इंडिया के हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे यहाँ पे हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा एमआईडीसी एरियाज हैं, छोटे छोटे वेंडर्स बहुत सारे हैं, सब मैकेनिकल कंपनियां हैं. कोई नटबोर्ड बनाता है, तो कोई बेरिंग बनाता है, तो कोई सस्पेंशन बनाता है, तो कोई कैम बनाता है, कोई क्रैंक बहुत सारी चीजें बनती है. न सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं और अपना लाइफस्टाइल भी बनाते हैं. तो गाइस, डोंट गेट कैरिड अवे विथ ऑल द नेगेटिविटीज बिकॉज सम ऑफ आवर टीचर्स आर पोरिंग इनटू आवर हेड. हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी गलत चीजें पोर की जाती है, सही नहीं है वो. आईआईटी कॉलेजेस में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप अपना काम पहले करो, खुद का बिजनेस के बारे में सोचो. वहां पे बिजनेस इज द प्रायोरिटी. लोग 2-2 साल अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं. अगर नहीं चल पाता है, फेल होते हैं, तो भी उनके कॉलेज सपोर्ट करते हैं फॉर प्लेसमेंट्स. आई होप यू नो दैट. उनको 2 साल बाद में भी सपोर्ट दिया जाता है फॉर प्लेसमेंट, अगर चल नहीं हुआ तेरा तो स्टार्टअप में. लेकिन बच्चा लोग, स्टार्टअप वो करते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है. उनको ही खुद पे भरोसा होता है जिनके फंडे क्लियर होते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं. 50 चीजें एक साथ करने मत जाओ. ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, टाइम पास भी करना है, अभी नहीं होगा. हो गया, बचपना खत्म करो और अपने आप को स्ट्रीमलाइन करो. अपने आप को स्ट्रीमलाइन कैसे करा जाएगा? एक रेगुलर शेड्यूल बनाना है आपको कि इतने समय पढ़ना है, इतने समय ही टाइम पास करना है. किसके साथ दोस्ती रखनी, किसके साथ नहीं रखनी, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको. यू शुड एसोसिएट विथ योर फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, एम्बिशियस बातें करते हैं. जो सिर्फ लीचड़पना या टाइम पास बातें करें, आपको पता होना चाहिए उनके साथ कितना टाइम बिताना है. ये बहुत कुछ आपको 3rd ईयर में करना पड़ेगा. 3rd ईयर इज द बैकबोन ऑफ योर करियर. बच्चा लोग, इतना समय आपको 4th ईयर में नहीं मिलेगा. 3rd ईयर में बहुत कंसेप्ट सीखोगे, बहुत सारी बातें सीखोगे, एंड 4th ईयर में सिर्फ क्या करना है उसके बारे में एक्शन प्लान बनाओगे. तो यहां से 3rd ईयर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए. माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. इतना इंपॉर्टेंट है माइंडसेट कि यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, क्या जॉब की बातें कर रहे लोग, मेरे को तो बैठना ही नहीं है इंटरव्यू में. यू नेवर नो क्या बातें कर रहे लोग बिजनेस की, मुझे तो एमएस के लिए जाना है. यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ये टाइमिंग है आपका, एंड जो भी करना है उसके लिए कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए. बच्चों, मेरे पास में 45 साल के भी स्टूडेंट आके गए हैं जिन्होंने जॉब में कई समय बिताया है अपना, और उसके बाद में बीई में एडमिशन लिया है, बिकॉज शायद उन्होंने डिप्लोमा किया था या तो उनका डिग्री खत्म नहीं हुआ था,
और फिर वो सब्जेक्ट जानबूझ के सीखते थे ताकि वो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड बिजनेस कर सके। आपको पता है मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के सेमेस्टर में जो आपको है उसका कितना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। आप लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बोल के इलेक्टिव है, आपको पता है उसमें कितना बिजनेस पोटेंशियल है। इन सभी में बहुत बिजनेस पोटेंशियल होता है, और बिजनेस करने का एक तरीका होता है, उसे भी सीखना होता है। आई हैव सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो जुड़ गए किसी छोटे वेंडर कंपनी के साथ में, वहां पे अपना रिलेशन बिल्ड किया, कंपनी में हेल्पर के तौर पे जुड़ना, फिर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, थोड़ा डिजाइन में काम करना, फिर मैनेजमेंट मार्केटिंग में घुसना, फिर रिलेशन विद कस्टमर बनाना, फिर सेटिंग में एक अपने लिए सीएनसी मशीन खरीदना लोन पे, एंड फिर आज के डेट में 5 से 10 करोड़ का अपना खुद का एक वर्कशॉप होना। ऐसे भी दोस्त हैं मेरे। क्यों? उनकी सीखने की इच्छा थी, उनको समझने की इच्छा। आप लोगों को समझना पड़ेगा, पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे, तो आपको पहले सीखना चाहिए। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हो तो यहां से चीजें शुरू करो। थर्ड ईयर में पहली बार गेट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, खुद को चेक करो। मास्टर्स के लिए आईआईटी जाना है या फिर यूएस या जर्मनी जाना है, अभी से चेक करो। मास्टर्स करना भी है कि नहीं करना है, वो भी चेक करो। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, एंड उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन मोड में आना पड़ेगा। जर्मनी जाना है तो जर्मन सीखने की तैयारी करनी पड़ेगी। यूएस जाना है तो जीआरई के लिए मैथ्स पे थोड़ा काम शुरू कर दो, इंग्लिश पे काम थोड़ा शुरू कर दो अभी से। आईआईटी जाना है तो गेट की पढ़ाई करना शुरू कर दो अभी से। कैट देना है तो अपने मार्क्स यहाँ के तो ठीक आएंगे ही, कैट के एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी से आपको क्लियर करना है कि आपको करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि आप ये करो, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप खुद को पहले चेक करो। एंड फिर जो मेरे यहाँ पे हमेशा होता रहता है, एवरी वीक आई हैव 1 or 2 स्टूडेंट्स कमिंग इन माय होम आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम their डिग्री टू डिस्कस अबाउट करियर प्लान, कि कहाँ जाएं, क्या करें, ये जो कर रहे हैं सही है क्या। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आते हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो मास्टर्स रिलेटेड हो। एनी टाइम यू कैन ऑल्सो कम, अभी से बातें कर सकते हो क्या करना है। बच्चों कोई बात नहीं करेगा आपसे कॉलेज में, कोई बात नहीं, क्योंकि सब परेशान हैं या फिर बॉदर्ड नहीं है। एंड हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर सक्सेसफुल है तो उनसे बात करो, और अगर सक्सेसफुल नहीं है, उनका ज्ञान अगर अधूरा है तो सुनो, लेकिन एकदम उन पे बिलीव मत करो, पूरी तरह से बिलीव मत करो। राइट? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहां से शुरू करनी है। बच्चों टाइम पास मत करना, रोज पढ़ाई करना है। यहाँ से रोज पढ़ाई करना है, एंड रोज एटलीस्ट 2-3 घंटे पढ़ना है। कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। टीचर को अपने चेक करो, सच में पढ़ा रहा है कि टाइम पास कर रहा है। अटेंडेंस ही लेना है सिर्फ वहां पे, या फिर सुनना भी है इसको। कई बार टीचर की टीचिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके कंटेंट अच्छे होते हैं, आप वो देख सकते हो तो देखो। थर्ड ईयर इज वेरी मच डिफरेंट दिस ईयर। बहुत सारी चीजें पूरी तरह से रिवैम्प हुई है, नया है। आपके टीचर्स को भी समय लगेगा एब्जॉर्ब करने के लिए। सिर्फ नोट्स आके पढ़ा रहे हैं, अगर लेक्चर में लिंक्स नहीं जोड़ पा रहे हैं, टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसे भी चेक करो। टॉपिक्स को ना जोड़ने के पीछे ऐसे भी कारण होते हैं कि आप खुद शायद इतने अटेंटिव नहीं होते हैं। तो ये सारी बातों पे एनालाइज करना है आपको। बच्चों कई बार कई लोग सोचेंगे अचानक से मैं ऐसी बातें क्यों बता, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बच्चों इसी के साथ में थर्ड ईयर का आगाज करना है। मैं पूरे साल या पूरे सेमेस्टर जब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मेरी कोशिश रहेगी आपसे डिस्कशन करूं, एंड आपको अलग अलग ऑप्शंस के फायदे बताऊं या तरीके बताऊं कि किसने कैसे किया। Sometime we'll talk about somebody going to US. Sometime we'll talk about somebody going to Germany. Sometime we'll talk about somebody going to IIT. बिजनेस आइडियाज, कैसे शुरू किया, कैसे पेटेंट बनाया, कैसे मास्टर्स MBA किया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इससे शायद आपको और आइडिया आएगा आपको क्या करना है। लेकिन आफ्टर ऑल आपको पता होना चाहिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। यहां से मेहनत की तैयारी शुरू करो बच्चों, एंड पढ़ाई करना शुरू कर दो। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बोलना है तो बोलो। एनीबॉडी कुछ बोलना है अपनी तरफ से?
नोबडी? कुछ पॉइंट ऐड करना है तो यू कैन डू दैट। कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या, वो भी कह सकते हो आप। ओके कोई बात नहीं, स्टिल समय लगेगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलो मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करता हूं, थोड़ी सी बातें करेंगे इस सेमेस्टर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। सिलेबस कॉपी एक बार दिखाऊंगा आपको। ओके ये दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड? हाँ सर दिख रहा है। टीमैक के बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। हम सिलेबस देख ले एक बार, सिलेबस का स्पेलिंग करेक्ट है? ओके बच्चा लोग, आपके सामने मैंने वही एक पेज लाके रख दिया है जो मैंने आपके ग्रुप पे डाला था जैसे मुझे मिला था, नया सिलेबस ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का जो सिलेबस आपके सामने है, सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, फिर भी एक बार चेक कर लो, कई लोग शायद अभी तक पता भी ना हो उन्हें। पहला है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं कुछ चेंजेस बताना चाहूंगा, कुछ चेंजेस क्या हो गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक्स बच्चों, इसका नाम पहले होता था एनएमओ। एनएमओ सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस रह के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी हुआ करता था। आई थिंक इस साल उन्होंने प्रोग्रामिंग निकाल दिया है, इस साल प्रोग्रामिंग नहीं है मैटलैब का, क्योंकि आई कैन नॉट सी एनी प्रैक्टिकल वर्क। पहले 50 मार्क का प्रैक्टिकल होता था, अब वो निकाल दिया गया है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ टर्म वर्क है, अब यहाँ पे सिर्फ 25 मार्क का टर्म वर्क है और 30-70 पेपर है। ओके टोटल 125 मार्क का ये पेपर हो गया एनएमओ। इसमें कुछ टॉपिक ऑफ मैथ्स एंड वेक्टर अलजेब्रा घुसा, अलजेब्रा का घुसा दिया है। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड अलजेब्रा। तो थोड़ा सा नया पार्ट डाला है, सब्जेक्ट में चेंजेस किया है। ये सब्जेक्ट बहुत पहले सिलेबस में मैथ्स 4 बोल के हुआ करता था, तो इसको चेंज कर दिया है। थोड़ा सा एनएमओ उठाया, थोड़ा सा मैथ्स 4 उठाया, मर्ज करके नया सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक्स मेथड कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में आज सिलेबस में भी बात करेंगे क्या क्या है उसमें। फिर एक है डिजाइन ऑफ मशीन में डीएमई, मैकेट्रॉनिक्स। ये 4 आप लोगों के फुल फ्लेज कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। फिर 5वां है इलेक्टिव। इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट हैं, एडवांस फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस एंड देन मशीनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके सिलेबस कैसे दिया है, कंटेंट क्या दिया है, कुछ यूट्यूब वीडियो के बारे में बातें की गई है, एनपीटीएल के नोट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस कॉपी में। इस साल सिलेबस वालों ने भी कुछ नया काम किया है, कुछ नया किया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, एवरी चैप्टर का कोशिश किया है, कोई तो एनपीटीएल का वीडियो हो जाए या तो यूट्यूब वीडियो कोई भी लिंक डालने की कोशिश की है इन्होंने। ओके उसका वीडियो का लिंक डाला है एंड कई बार सिर्फ नोट्स डाले गए, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जो फेमस सब्जेक्ट है उनके सब मिलते हैं, जो फेमस नहीं उनके सब कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है सिलेबस कॉपी में, ठीक है? ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे इलेक्टिव 1 है। ओके ये डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग लैब, ये लैब वर्क है आपका। स्किल डेवलपमेंट भी आपको काइंड ऑफ लैब वर्क ही होगा, जो आपको वर्कशॉप में लेके जाके नए नए कंपोनेंट्स को, जैसे आईसी इंजन को खोल के दिखाना, गियरबॉक्स को खोल के दिखाना, नए नए स्किल्स रहेगा, जिग्स एंड फिक्सचर को यूज करना। ये कहीं ना कहीं आपको दोनों भी सब्जेक्ट लैब वर्क रहेगा। ओके ये नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का ऑडिट बोल के जो कोर्स रहेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है, वो कॉलेज डिसाइड करेगा आपको क्या देना है उसके बारे में। बच्चा लोग पहला सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसकी बात करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात अभी नहीं करते हैं, ठीक है? सिर्फ पहले सेमेस्टर के बारे में बात करके लेते हैं। पहले सेमेस्टर में मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ पूरी तरह से, वो है हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर ये पूरा सब्जेक्ट सिखाऊंगा। डीएमई का जो सब्जेक्ट है ये पासी सर पढ़ाते हैं, डीएमई का सब्जेक्ट है पासी सर पढ़ाते हैं। ये पहले डीएमई 1 था और ये जो यहाँ पे लिखा ना डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, डीएमई 2 था। तो हम लोग ऐसा करते थे, सर डीएमई 1 पढ़ाते थे और मैं डीएमई 2 पढ़ाता था पूरा। तो भी वैसे ही रहेगा इस सेमेस्टर भी, ये पासी सर पढ़ाएंगे और ये सब्जेक्ट पूरा मैं पढ़ाऊंगा। एनएमओ का सब्जेक्ट हमारे पास एक मैडम है वो पढ़ाती है, तो देखेंगे डिस्कस करेंगे वो पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही है, मैं कंफर्म करता हूँ। ओके उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, अगर वो पढ़ा रही है तो वही पढ़ाएंगे, अगर वो नहीं पढ़ा रही तो मैं म्यूचुअली देखूंगा, कोशिश करूंगा मैं ही पढ़ा दूंगा, फिर देखूंगा। अभी उसके बारे में कोई डिसीजन मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मेरी बात एक बार बात हुई थी तो आई थिंक शी वाज इन अ पोजीशन दैट शी वांटेड टू टीच। सो अगर वो टीच करेंगे तो आपको मैं कन्वे कर दूंगा मैसेज, अगर आपको सीखना है तो। एक और बात थी मैकेट्रॉनिक्स के बारे में, मैकेट्रॉनिक्स का एक यूनिट है वो आपको मैं सिखाऊंगा। उसके पहले
लेट अस जंप टू नेक्स्ट स्लाइड, हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट बच्चा लोग थोड़ा चेंज हुआ है अपने सिलेबस में, मतलब थर्ड ईयर SPPU में चीजें चेंज हो गई हैं पहले से। मतलब ये जो पहला यूनिट है, ये पहला यूनिट अब बड़ा हो गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था जितना अब ये बड़ा कर दिया गया है। ओके, मतलब इसमें एक पार्ट ऐसा डाल दिया गया है कंडक्शन का जो पहले नहीं था, वो दूसरे यूनिट का पार्ट था। ओके, वो प्लस एक्सटेंडेड सरफेस मिलके दूसरे यूनिट थे वो, एंड देन ट्रांजिएंट जो था वो थर्ड यूनिट था। तो ये दो जो है, ये दो पहले 3 यूनिट थे, अब इनको दोनों को मिला, सबको मर्ज करके 2 यूनिट बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको और कॉम्पैक्ट करके हेवी कर दिया गया है। कन्वेक्शन हमेशा से एक अलग यूनिट था, रेडिएशन एक अलग यूनिट था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके सामने एक नया यूनिट डाला गया, उसको कहते हैं मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये नया इंट्रोड्यूस कराया गया है। you were not having mass transfer in heat transfer subject before this syllabus pattern, मतलब ये नया है ऑल टुगेदर। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता है सिलेबस का। उसके अलावा हीट एक्सचेंजर पहले भी था, एक छोटा सा थ्योरी पार्ट डाल दिया, इक्विपमेंट डिजाइन। ये है आप लोगों का हीट ट्रांसफर का यूनिट है। ओके, सिलेबस, हीट ट्रांसफर का सिलेबस आप लोगों के कॉलेज में अगर थोड़ा बहुत चला रहेगा तो आपको अंदाजा आ गया कि सब्जेक्ट कैसा है। इट इज थर्मो का भाई, ओके, थर्मोडायनेमिक्स का भाई है, लेकिन पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है, पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड। आप इमेजिन करो ना, एक पूरे यूनिट कन्वेक्शन के ऊपर है, एक पूरा यूनिट रेडिएशन के ऊपर है। इसे जब हम शुरू करेंगे मंडे, तब आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यह है पूरा हीट ट्रांसफर का सिलेबस। हीट ट्रांसफर के बाद में थोड़ा सा आपको मैकेट्रॉनिक्स के बारे में बताना चाहता था। मैकेट्रॉनिक्स का मैं हमेशा हर साल आपको ये यूनिट पढ़ाता रहा बच्चों को। ये जो यूनिट है, इसमें ब्लॉक रिडक्शन बोल के टॉपिक आता है, कंट्रोल सिस्टम, उसका एक न्यूमेरिकल गारंटी आता है, तो वो टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जो भी रहेंगे ऐसे ही, मतलब आप लोग सभी को ये एक टॉपिक इसमें से पढ़ा दूंगा। एंड इफ टाइम विल परमिट, आप लोगों को ये 6वां यूनिट का भी टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसको कहते हैं PLC प्रोग्रामिंग। PLC प्रोग्रामिंग एक्चुअली कैसा प्रोग्रामिंग होता है जिसके ऊपर लिफ्ट वगैरह काम करती है, लिफ्ट एस्केलेटर वगैरह काम करती है। ये सब्जेक्ट नहीं तो मिस कर दोगे शायद। मुझे ऐसा डर है कि अगर ये सेमेस्टर भी अगर लंबा ऑनलाइन खींचा तो शायद आप ये सब्जेक्ट मिस कर दोगे। तो आप ना मिस करो, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको एटलीस्ट कुछ तो कंटेंट इसका पढ़ा दूं, जिससे आप लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छा लगे। ओके, खुद से पढ़ने की फिर कोशिश करना। सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख के खाली डर लगता है। इट इज अ मर्जर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ओके बच्चा लोग, ये था आप लोगों का कुछ सिलेबस कंटेंट। सिलेबस में आप लोगों को कोई डाउट रहेगा कोई भी सब्जेक्ट में, इलेक्टिव वगैरह में, तो आप पूछ सकते हो। इलेक्टिव चूज किया आप लोगों ने? नहीं सर, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। ओके, हाँ सर, MSP के। MSP, मेरे को भी MSP सही लगा एक्चुअली, सच बताऊं तो। मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, मुझे भी मशीन साइंस थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि अभी आपको कंटेंट अगर पता हो उसका, हैव यू गॉन थ्रू द सर इजीली अवेलेबल है उसका नोट्स और वो, इसीलिए मैंने उसको प्रेफर करना चाहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजीली अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज देखा रहेगा आप लोगों ने, आपके सिलेबस कॉपी में यूट्यूब लिंक बाकी सब्जेक्ट के है, लेकिन इलेक्टिव के नहीं है। इलेक्टिव के नोट्स वगैरह है, और जो भी है बहुत ही छोटा मोटा कंटेंट है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप द इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे नजर में तो आपको इलेक्टिव सब लोगों को मिलके एक सब्जेक्ट ही लेना चाहिए आपके कॉलेज में या आपके ब्रांच में। एक सब्जेक्ट चूज कर लो कि हाँ यही पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपके लिए काम आसान बन जाएगा। अच्छा, मैं आपको इलेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सिलेबस कंटेंट एक बार देख के। ओके, सिलेबस कॉपी अगर जाए हम देखने के लिए, तो आपको एडवांस फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग जो है बच्चा लोग, ये काफी थ्योरेटिकल है। इसमें शीट मेटल वर्क या फिर प्रेस करके जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, वेल्डिंग पे ही 3 यूनिट है भाई। वेल्ड मेटलर्जी, फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एंड एडवांस्ड वेल्डिंग, मतलब इन्हीं पे आपको 3 यूनिट है। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट वेल्डिंग इन दिस सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर वेल्डिंग करियर में, कुछ वेल्डिंग पे करना है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में सोचा जा सकता है कि वेल्डिंग करेंगे या वेल्डिंग के हिसाब से कुछ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको वेल्डिंग वर्कशॉप में जो मिलेगा, टिक वेल्डिंग या फिर मिग वेल्डिंग, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत ही ऊपर का नॉलेज मिलता है, और वो भी डिप्लोमा के लोग रहते हैं, वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, वो ऊपर से बताते हैं, तो सारी बातें समझ में नहीं आती कि ओके लॉजिक क्या है।
टेम्परेचर कम टेम्परेचर ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है, दो मटेरियल अलग होना, दोनों मटेरियल के स्ट्रेंथ का, वेल्ड का स्ट्रेंथ बेटर कब होना कम होना, ये सारी साइंस वो नहीं बता पाते, तो वो आपको शायद पढ़ने को मौका मिलेगा यहाँ पे। तो इट इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। अगर तुमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ना है तो आप लोग एडवांस्ड फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है तो। लेकिन इसका कंटेंट पूरा मिलने का मुझे डाउट है, कंटेंट सारा मिले ऐसा मुझे डाउट है, तो मैं प्रेफरेबली मशीनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लूंगा। मशीनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों लूंगा? क्योंकि इसके अंदर मेटल कटिंग के बारे में है, फिर गियर एंड थ्रेड कटिंग के बारे में है, जिसमें हॉबिंग या फिर मिलिंग के बारे में थोड़ा सीखोगे, इसमें ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग के बारे में है, इसमें जिग्स एंड फिक्सचर की स्टडी है। मतलब जो टॉपिक्स हैं बच्चों ये बहुत ही अच्छे हैं और काफी कुछ आपको डे टू डे लाइफ में आते हैं मैकेनिकल कंपनी में। प्रोसेस प्लानिंग का एक थ्योरी कंटेंट है और लास्ट में एक सीएनसी प्रोग्रामिंग है। सीएनसी प्रोग्रामिंग भी आप लोगों को जी कोड एम कोड बोल के कोड्स होते हैं वो सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे उन कोड्स को यूज करके सीएनसी काम करता है। आपको अगर पता हो तो आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है सीएई, नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कैड मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसके अंदर सीएनसी का एक पार्ट है, मतलब एक यूनिट सीएनसी बेस्ड ही है। तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया पहले से रहेगा उस सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहेगा, एकदम एकदम पूरी तरह से सरप्राइजिंग नहीं रहेगा। तो मतलब ये सब्जेक्ट का एक यूनिट इज रिलेटेड टू दी वन ऑफ द यूनिट ऑफ सीएई सब्जेक्ट। तो इसलिए आई फील कि कंप्यूटर मशीनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं प्रेफर करता अगर मुझे लेना होता तो। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टिव। अगर आपने इलेक्टिव चूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चूज किया है तो थिंक अगेन। ओके ठीक है बच्चे लोग, मैं क्लास के बारे में बता देता हूं। क्लास हम लोग शुरू करेंगे मंडे का टाइमिंग, मेरा जो टाइमिंग रहेगा इट विल बी 5:30। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे 3 दिन लूंगा मैं एचटी का लेक्चर। ओके आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर भी देखा था हम लोग कैसे पढ़ते थे, मतलब कोशिश करते थे कि हर बार कुछ नया टॉपिक, जैसे कि थर्मो पढ़ना है, एटी पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए मर्ज करके सुबह एक लेक्चर ले लो, एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो। अगर आपको एहसास हुआ रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट भी छू लिया और थोड़ा बहुत सीख लिया जो शायद हम मिस कर सकते थे, तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। इसलिए मैं इस सेमेस्टर भी आप लोगों के लिए मैकेट्रॉनिक्स की तरफ थोड़ा सा झुका रहूंगा, एंड अगर आप लोगों का एनएमओ का सब्जेक्ट भी मिस होता है तो उसके तरफ भी थोड़ा झुका रहूंगा। इट विल नॉट बी एडमिशन बेस्ड सब्जेक्ट। मैकेट्रॉनिक्स का और एनएमओ अगर कोई टॉपिक लेना रहा तो उसका एडमिशन नहीं लूंगा, ऐसे ही आपको बुला के पढ़ाने के लिए बुलाऊंगा। ओके एडमिशन सिर्फ एचटी सब्जेक्ट का रहेगा। ओके मैं इस सेमेस्टर कमिटेड 6 यूनिट के लिए एचटी के लिए रहूंगा, बाकी एडिशनल सीखने के लिए कोशिश हम करेंगे ताकि आप लोग टॉपिक मिस ना करो। और अगर आप लोगों को आपके किसी और सब्जेक्ट में इलेक्टिव का रहा या कोई टॉपिक रहा जो लगता है कि सर ये टॉपिक तो सीख लेते हैं, एटलीस्ट सब्जेक्ट समझ जाएगा, तो वो भी आप पहले से बताएंगे तो हम उसे भी सीख के कवर कर लेंगे। ये रहेगा मेरा इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट और ये इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों। एचटी एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको थर्मो की बहुत कुछ नॉलेज होनी चाहिए, थर्मो के बारे में पता होना चाहिए। एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी बिलीव करके अगर चलूं कि आपको थर्मो आता है तो वो पढ़ाऊं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि थर्मो का एप्लीकेशन है, यहाँ पे पूरा थर्मो नहीं होता है, कैसे चीजें थर्मो के अलावा स्टेडी स्टेट में बदलती हैं, क्या होता है आपका सैचुरेशन प्रेशर, उससे क्या फर्क पड़ता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें जो रहती हैं इसे बेहतर तरीके से सीखना पड़ता है, क्योंकि अब इस पे न्यूमेरिकल्स हमें डिटेल में सॉल्व करने पड़ जाते हैं। गेट में एचटी का वेटेज होता है, गेट में थर्मो का भी वेटेज होता है, तो आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है तो आप यहां से इस सब्जेक्ट को तो उठा सकते हैं। और रही बात अगर आपको गेट प्रिपरेशन करना है तो गेट प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है। और गेट में 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है एक्सी और एक होता है पूरा गेट एमई। तो आप लोग सिर्फ एक फील्ड को पकड़ के, एक्सी को पकड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ थर्मल या फिर फ्लूइड या फिर सॉम रिलेटेड ऐसे कोई एक टॉपिक को पूरा पढ़ने का पड़े और एक मैथ्स खाली पढ़ना पड़े, इतने से आपका काम हो जाएगा।
इसी के साथ में मैं अपने बारे में या सब्जेक्ट के बारे में बोल के रुकता हूँ। आपको कुछ पूछना है तो बोलो, एंड देन वी विल टॉक कि आगे क्या करना है नेक्स्ट वीक से। कुछ बोलना है आपको? सब नोट्स मिल सकते हैं? किसके? सॉरी, एचपी का है ना, वो देख लेते हैं जरा सिलेबस कॉपी। आवाज नहीं आ रही ठीक से डियर। फिर से बोलो। हाँ सर, अभी आ रही है क्या आ आवाज? रही है, आ रही है। हाँ सर, तो वो VIIT का HT का सिलेबस देख लेते क्या जरा? देखो HT में इतना ही कंटेंट होता ही है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट HT की दुनिया, तो हमारा जो सिलेबस है इट कवर्स एवरीथिंग, बट फॉर यू कैन जस्ट सेंड मी दी क्या होता है स्नैप ऑफ इट, मैं चेक करके आपको तुरंत बता दूंगा क्या फर्क है, क्या अलग है, कौन सा किधर है, ठीक है? सर एचटी पूरा न्यूमेरिकल है या थ्योरी है, क्या है? देखो सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, बट उसके लिए आपको बहुत सारा थ्योरी और उसके साथ साथ डेरिवेशन सीखने पड़ते हैं। इट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स। सर ग्रुप पे डाल दिया, क्या डियर? ग्रुप पे डाल दिया। ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा, मैं रही बात HT की, तो HT सेम लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा था, थ्योरी सीखना पड़ता था फिर न्यूमेरिकल करना पड़ता था, राइट? हाँ वैसे ही है, वैसे ही है। इसमें पेपर भी जब आता है तो 70% न्यूमेरिकल एंड 30% थ्योरी आता है। ओके, पूरा सिलेबस डाल दिया, ठीक है? ओके, हिट ट्रांसफर, ठीक है। HT में पहला यूनिट एग्जैक्टली सेम है। ओके, दूसरा इनका जो यूनिट 2 है आपको यूनिट 2 और 3 में कन्वर्ट किया गया, ठीक है? फिर कन्वेक्शन इनका 3rd है तो आपका 4th यूनिट है। ओके, आपको मास ट्रांसफर नहीं है, बाकी सब है, मतलब पिछला सिलेबस है इन लोगों का, समझे क्या? मैं मास ट्रांसफर लास्ट में सिखा दूंगा इन लोगों को, तो आप लोगों का फ्लो में हो जाएगा, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली सर। सिलेबस है। सर वो टॉम भी देख लो ना उस पीडीएफ में VIIT, मैंने आपको कॉल किया था। हाँ ठीक है, टॉम के बारे में बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अपन अलग से बात कर लेंगे टॉम के बारे में। बच्चा लोग, हम लोग मंडे से 5:30 बजे मिलेंगे, बट बिफोर दैट आप लोगों को बाकी के डिटेल्स ग्रुप पे मिल जाएंगे। ओके, एक चीज आपको बतानी थी मुझे, इस सेमेस्टर अभी तक का ये जो बच्चों का स्ट्रेंथ है, मेरे पास में डिटेल्स नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट दी स्टूडेंट्स। तो मेरे को एक हेल्प चाहिए रहेगा कि आप थोड़ा सा बच्चों में रीच आउट करो। अच्छा, अगर आप नहीं रीच आउट कर सकते हो, एक काम खाली मेरे को करके दे दो, आप लोगों का जो ग्रुप रहेगा, कॉलेज का जो ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप का खाली स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप के बच्चों का नंबर का स्क्रीनशॉट लो और मेरे को भेजो, मैं लगे तो उनको व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनली, एंड मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, ताकि उन लोगों को लगे ना कि कुछ अलग है, तो दे वुड नॉट बी सरप्राइज एंड मेरा ही नाम उनको पता चलेगा। सो अगर आप खुद कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे बोल दोगे, तो मैं उस तरह से उन लोगों को मैसेज कर दूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे पास में डेटा नहीं है बच्चों का जिनको मैं एड्रेस कर सकूं। आई थिंक आई जस्ट हैव 20-25 स्टूडेंट्स जिनके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बाकी लोगों तक मैसेज कन्वे नहीं होता है। ओके, इसमें मैं एक चीज आपकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो, ठीक है, अगर आप लोग मुझे मैसेज भेजते हो तो इट विल बी हेल्प फॉर मी, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो तो इट विल बी हेल्प फॉर मी। जितना भी नंबर आप लोगों का रहेगा, ओके, जितना भी नंबर आप लोगों का रहेगा उतना मैं आप लोगों का कंसिडर कर लूंगा कि आपकी तरफ से नंबर आए हैं, एंड उसके हिसाब से मैं आप लोगों को फीस में कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। आप लोग का जो भी फीस रहेगा मिनिमम, ऐसा कुछ बड़ा नहीं, मिनिमम डिस्काउंट कुछ तो कर दूंगा कि ठीक है आपकी तरफ से मुझे इतना स्क्रीनशॉट आया है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ फीस कम कर दूंगा। ओके, दैट विल बी फ्रॉम माय साइड बिकॉज यू विल बी हेल्पिंग मी समहाउ। ये छोटा सा हेल्प में चाहूंगा, अगर आप कर सको तो बताना मुझे, मैं अपना मैसेज उन्हें भेज दूंगा ताकि आपको कुछ भी ना करना पड़े। आपको मेहनत क्या करना है, खाली ग्रुप का आपका स्क्रीनशॉट लेना है एंड जस्ट सेंड इट टू मी, आप वो मुझे सेंड कर देंगे, बाकी मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा विद इन 2 days, ताकि उन लोगों को भी मैसेज मिल जाए और मंडे से वो लोग भी क्लास आ सके। फीस की डिटेल, एडमिशन की डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, ठीक है? अभी मैं सर से डिस्कस करता हूँ वो क्या सोच रहे हैं, और उसके साथ में फिर आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है? कोई सवाल है तो पूछो। सर हाँ, मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्टिव के नोट्स चाहिए, मतलब इलेक्टिव के नोट्स कहाँ से लाओ दिया? इलेक्टिव के नोट्स नहीं हो पाएंगे,
मैकेट्रॉनिक्स के नोट्स निकाल सकते हैं। बाकी देखो ये सब्जेक्ट्स जितना मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ उतना ही नोट दे सकता हूँ, बाकी कंटेंट के नोट्स तो मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से पढ़ना है, क्या देना है, मेरे नोट्स की जगह मैं फिर कुछ और दे सकता हूँ आपको। ठीक है, हाँ सर। चलो कुछ और सवाल है तो पूछो, वरना बच्चा हम लोग रुकते हैं यहाँ पे आज। हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को और आपको डिटेल्स आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे। सर बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं। बुक्स के बारे में यार, बुक्स तो मुझे लगता है आप लोगों को बुक्स लेना चाहिए, जितने भी बुक्स ले सको ले लो, क्योंकि बुक्स के बिना पढ़ाई नहीं होती है। आपने देखा रहेगा, बुक्स नहीं लिया इसलिए हमने वो सब्जेक्ट देखा ही नहीं रहेगा। जो सब्जेक्ट का बुक नहीं लिया आपने देखा नहीं देखा, तो बुक्स ले लो, सेकेंड हैंड ले लो, लेकिन ले लो। कोई बुक का अगर सेकेंड हैंड भी मिलता है तो भी ले लो, कोई बहुत ही पुराना बुक मिलता है उस सब्जेक्ट रिलेटेड तो भी लेके रखो, बिकॉज बुक्स बहुत जरूरी है आगे के प्रिपरेशन के लिए। कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक्स लेना बहुत जरूरी है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास जो कंटेंट रहेगा वो मेरे थ्रू तो मिल ही जाएगा, तो आप कौन सा बुक लेते हो वो आपका प्रेफरेंस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट विल बी ओनली फॉर योर रेफरेंस, सिर्फ रेफर करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलो कोई डाउट है? चलो फिर रुके, आधा घंटा हमने बात किया। हाँ सर। आज के दिन रुकते हैं यार, मंडे से शुरू करेंगे एंड आगे का मेहनत करते हैं। मिलते हैं मंडे को एंड विद दिस वी आर डन फॉर द डे। बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चा लोग, बाय।